जी जी रिकॉर्ड हो रहा है, अभी मैंने रिकॉर्ड पे लगा दिया। भाई हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इम्यून का सिस्टम। नया चैप्टर है सर्कुलेशन के बाद वाला। इम्यून सिस्टम का मतलब है ऐसे सारे बॉडी के पार्ट, बॉडी के ऑर्गन, बॉडी के टिश्यू, बॉडी के सेल्स या बॉडी की प्रोटीन मॉलिक्यूल जो बॉडी को प्रोटेक्ट करें पैथोजन से, जो पैथोजन से लड़ें, जो पैथोजन से बचाएं पैरासाइट से बॉडी को, उन सारे कंपोनेंट्स को मिला के वेदर दे आर मॉलिक्यूल, वेदर दे आर सेल, वेदर दे आर टिश्यू or maybe organ that protect our body from the pathogen, all components protect the body, collectively called as defending system या immune system। immune system की डेफिनेशन क्लियर हो गई? अभी मुझे बता, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी को इम्यूनिटी देता है? आप कहेंगे सर स्किन, आप कहेंगे सर स्किन बॉडी को इम्यूनिटी देती है। और कोई ऑर्गन वाला बताएं, स्किन पैथोजन को अंदर ही नहीं जाने देती। जीआईटी हमारा सारा जो है, जीआईटी हमारा सारा प्रोटेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारा इम्यूनिटी में रोल प्ले करता है। और कोई ऑर्गन बताएं, ऑर्गन, ऑर्गन। चलो चलो टिश्यूज बताएं, सेल्स बताएं, प्रोटीन्स बताएं, मॉलिक्यूल जो प्रोटेक्ट करते हैं। स्प्लीन का इम्यूनिटी में रोल है? हाँ है, पढ़ा था हमने, इम्यूनिटी में भी रोल है, मेनली वो लिम्फेटिक। मोस्ट ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। गुड, थाइमस वेरी गुड ऑर्गन है। लिवर भला कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है क्या? लिवर, लिवर कोई प्रोटीन प्रोड्यूस करता है किस टाइप की? हाँ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जिनको कहते हैं, पढ़ेंगे हम। इसके अलावा, इसके अलावा सिलिया। अच्छा मुझे बताएं, ये जो एंटीबॉडीज हैं, ये जो इंटरफेरॉन है और ये जो इंटरल्यूकिन्स हैं, ये प्रोटीन्स हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। तो मॉलिक्यूल भी हो गए, सेल्स भी हो गए, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं ना भाई, सिलिया सेल्स हैं, है ना। चलो चलो सारे प्रोटेक्टिव प्रोटीन। चलो भाई इम्यून सिस्टम तो हो गया। इम्यूनोलॉजी क्या है? सब कहेंगे स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। नहीं, नॉट ओनली द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। भाई अगर पैथोजन का आपको पता नहीं तो मुझे बताएं पैथोजन को कैसे मारेंगे? पैथोजन को मारने के लिए उसकी नेचर का पता होना जरूरी है ना, उसकी आइडेंटिटी जरूरी है कि कौन सी प्रोटीन उसको लगेगी, कौन सी प्रोटीन उसको नहीं मारेगी, कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ेगा इसको मारने के लिए। तो पैथोजन की स्ट्रक्चर का पता होना जरूरी है या नहीं? क्या मैं ये कहूं
कि पैथोजन पर लगी हुई एंटीजन को जानना बहुत जरूरी है, ना कि पैथोजन के डीएनए को। इम्यूनिटी में पैथोजन को मारने के लिए इसकी एंटीजन को देखा जाता है। एंटीजन से पता चलता है कि ये हमारे बॉडी का है या नहीं है। एंटीजन से पता चलता है कि इसको कैसे मारा जाएगा। अल्लाह अकबर, समझ आ रही है? एंटीजन से पता चलेगा इसकी एंटीजन पे फलां फलां ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये एंटीबॉडी इस पे चिपकेगी, ये नहीं चिपकेगी, रिएक्ट ही नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, ऐसी होनी चाहिए। लाइक दैट समझा रहा हूं मैं। अगर एंटीजन का पता ही नहीं कि एंटीजन की नेचर क्या है, एंटीजन पर कौन से ग्रुप है, एंटीजन पर कौन सी बॉन्डिंग है, तो मुझे बताएं एंटीबॉडी कैसे बनाएंगे आप? क्या 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 मैं ये कहूं कि एंटीबॉडी और एंटीजन का रिलेशन ऐसे है जैसे एंजाइम और सबस्ट्रेट का। हाँ ऐसे ही है। तो एंटीजन को देख के उसको पकड़ने वाली एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। क्या मैं ये कहूं कि एंटीबॉडी सेल को मारती नहीं है, सेल को खाती नहीं है, सेल को पकड़ती है एंटीजन से, और कभी कभी एंटीजन तोड़ देती है। तो एंटीजन को पकड़ना है, एंटीजन को तोड़ना है, पैथोजन गया। ओके, वेरी गुड। तो भाई इम्यूनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, पैथोजन एंड डिसऑर्डर। जो बीमारियां हो रही हैं उनकी स्टडी, जो बीमारी कर रहे हैं उनकी स्टडी, जो बीमारी से बचा रहा है उसकी स्टडी। कुछ कुछ ऐसे पैथोजन है जिनकी स्टडी करके हमने अपने इम्यून सिस्टम की स्टडी भी करके हमने जान लिया है कि नहीं भाई इसका इलाज हमारे पास नहीं है, नहीं कर सकते इसका जुगाड़, इसके खिलाफ इम्यूनिटी बन ही नहीं सकती। लाइक एड्स, समझ आ रही है ना? ओके। तो भाई इम्यूनोलॉजी के बाद एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है इम्यूनिटी। व्हाट इज इम्यूनिटी? कैपेसिटी या कैपेबिलिटी टू फाइट, या डिफेंस करने की कैपेसिटी, या पैथोजन से फाइट करने की कैपेसिटी। पावर ऑफ डिफेंस, बिल्कुल प्रांजल सही कह रही है। एबिलिटी ऑफ हॉर्स टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, असदुल्लाह बिल्कुल सही कह रहा है। तो ये है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को अगर बढ़ाया जाए, इंक्रीज किया जाए तो उसे क्या कहेंगे? क्या कर रहे हैं? इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें डिफेंस करने की कैपेसिटी को इंक्रीज किया जाएगा। समझ आ रही है? अब सुनिए, इम्यूनिटी ना आपकी दो तरह की है। इम्यूनिटी आपकी दो तरह की है। एक इम्यूनिटी को कहते हैं आप इनेट, या इनेट को और नाम लेते हैं बाय बर्थ। इनेट या बाय बर्थ। और दूसरी इम्यूनिटी को कहते हैं अडॉप्टिव या अक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी का मतलब है ऐसी इम्यूनिटी जब आप पैदा हुए तब से आपके पास है। जब आप पैदा हुए वो इम्यूनिटी आपके पास थी। अभी मुझे बताएं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस किसको कहते हैं? हमारी स्किन, हमारे मुंह के अंदर सलीवा के अंदर लाइसोजाइम, आंखों के अंदर लाइसोजाइम टीयर्स में, और
यूरेथ्रा के अंदर एसिडिटी, स्किन के अंदर एसिडिटी और स्किन के अंदर वैक्स, ठीक है। नाक में लगे हुए हेयर्स, ये पैथोजन को अंदर जाने ही नहीं देते। वो इम्यूनिटी जो पैथोजन को अंदर आने ही ना दे, उसे कहते हैं फर्स्ट लाइन। वजाइना के अंदर एसिडिटी बिल्कुल, यूरेथ्रा के अंदर एसिडिटी, कानों के अंदर भरी हुई म्यूकस, आंखों के अंदर टीयर्स के अंदर लाइसोजाइम, मुंह के अंदर सलीवा में लाइसोजाइम, और ये आपके एलिमेंट्री कैनाल पे म्यूकोसा की म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो म्यूकस है सिलिया है, ट्रिकिया पर जो म्यूकस है सिलिया है। ये पैथोजन को बाहर निकाल देते हैं, अंदर जाने ही नहीं देते। इन सबको मिला के क्या कहेंगे, ये पैथोजन को जाने ही नहीं देते, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर इससे पैथोजन अंदर चला जाए तो आपको बुखार आ जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, आपके WBC पैथोजन को खाने लगते हैं, आपके WBC पैथोजन को तोड़ने लगते हैं। आपके अंदर नेचुरली अकरिंग प्रोटीन है जो पैदा होने से पहले ही प्रेजेंट है। ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, और ये जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये भी इनेट है। तो बताएं, फर्स्ट और सेकंड लाइन इनेट है या अडॉप्टिव है? अगर क्लियर नहीं हुआ तो जान लें कि ये दोनों इनेट हैं, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ये वाला, फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन को समझेंगे कि इनेट है या नहीं है। वैसे इनेट है। अडॉप्टिव इम्यूनिटी इसको कहते हैं जो बच्चा पैदा होने के बाद ये इम्यूनिटी गेन कर रहा है, एनवायरनमेंट से लर्न कर रहा है, लर्नड इम्यूनिटी भी इसको कहते हैं। क्या अडॉप्टिव और इनेट में से जेनेटिकली डिटरमाइंड इम्यूनिटी किसको कहें? जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड, पहले से ही पता है इसके अंदर नहीं जाने देगी। इनेट को जेनेटिकली प्री प्रोग्राम्ड, जेनेटिकली डिटरमिन्ड इम्यूनिटी कहते हैं। चलो जी, ठीक हो गया। अभी अडॉप्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप हैं, या तो ये है एक्टिव, या तो ये है पैसिव। या तो एक्टिव या तो पैसिव, या यूं कह लें कि दो टाइप हैं, एक नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। बात एक ही होगी, मैं नीचे वाली ऊपर वाली बात एक ही करूंगा, समझ लेना। एक्टिव इम्यूनिटी का मकसद है कि बॉडी खुद इम्यूनिटी क्रिएट करेगी, और पैसिव का मतलब है किसी से गेन करेगा बनी हुई इम्यूनिटी, खुद नहीं बनाएगा अपनी। अगर मैं पूछूं माँ से, मदर से अपने बेबी को जो इम्यूनिटी जा रही है, पी मतलब प्लेसेंटा के थ्रू, या एम मतलब मिल्क के थ्रू, मुझे बताएं ये इम्यूनिटी मिल रही है बेबी को, मगर बना कौन रहा है? माँ बना रही है या बेटी बना रही है? बच्चे को इम्यूनिटी मिल रही है, मगर बच्चे ने खुद बनाई नहीं ना। तो जो इम्यूनिटी यूज कर रहा है, इसको इम्यूनिटी इसने एक्टिव बनाई या इसको मुफ्त में मिली है पैसिव? ये कौन सी इम्यूनिटी कहलाएगी? असदुल्ला कह रहा है एक्टिव। क्यों भाई असदुल्ला, क्यों कह रहे हैं ऐसी बातें आप? ये कहलाएगी पैसिव। पैसिव पैसिव के भी दो टाइप होते हैं, पैसिव के भी दो टाइप होते हैं। एक पैसिव होती है नेचुरल पैसिव, एक होती है नेचुरल पैसिव, एक होती है आर्टिफिशियल पैसिव। अगर मैं कहूं एक आदमी को हमने देखा कि वो बीमार था,
एक आदमी को हमने देखा कि वो बीमार था, उसकी टेस्ट की तो उसकी इम्यूनिटी कमजोर थी, तो हमने उसको स्टिमुलेट किया मगर इम्यूनिटी नहीं बना सका। ये तो आप जानते हैं ना, ये बड़ा हो गया होगा, 20-25 साल का, 50 साल का होगा, अब कैसे इम्यूनिटी बनेगी? बनेगी नहीं, इम्यूनिटी बनेगी नहीं ना। थाइमस कब तक बनाता है नई इम्यूनिटी? पैदा होने से 5 साल तक अच्छे वाली इम्यूनिटी बनाता है, 10 साल तक, बाकी काम कम करता जाता है, 60 साल में 0। अब इस आदमी की इम्यूनिटी नहीं बन रही, हमने क्या किया, किसी और आदमी को इंजेक्शन लगा के स्टिमुलेट करके उससे ज्यादा इम्यूनिटी बनवा के, या किसी बैक्टीरिया से या किसी फंजाई से या किसी मीडियम में इम्यूनिटी बनवा के आर्टिफिशियली वो हमने इस आदमी को दे दी। हमने क्या किया, लेद से इम्यूनिटी बना के प्रोवाइड कर दी, किसको? एक आदमी को, आदमी पर्सन को। अब मुझे बताएं, इसको ये जो आदमी को इम्यूनिटी मिली है, ये पहले तो ये बताएं, इसको इस इम्यूनिटी में पैथोजन मिले हैं या बनी हुई एंटीबॉडीज मिली हैं? बनी हुई एंटीबॉडीज मिली हैं, बनी हुई एंटीबॉडीज मिली हैं फॉर पर्टिकुलर पैथोजन। अब मुझे बताएं, ये खुद इम्यूनिटी क्रिएट करेगा या नहीं कर पाया, तभी तो एंटीबॉडी दी है। क्या मैं कहूं एंटीबॉडी ही इम्यूनिटी है? क्या मैं कहूं एंटीबॉडी इसने अपनी नहीं बना सका? ये क्या मैं कहूं एंटीबॉडी आर्टिफिशियली लैब के अंदर प्रोड्यूस करवा के इसको फ्री में दे दी हैं? तो जब हमारी इन्वॉल्वमेंट हो इम्यूनिटी को डेवलप करने में, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल। तो हमने लैब के अंदर हमने इन्वॉल्वमेंट लगा के इम्यूनिटी बनाई है, तो आर्टिफिशियल, ठीक है, और इसको फ्री में मिली है, तो इसके लिए पैसे। अब अगर मुझे बताएं एक बच्चा है जो कि मिट्टी में खेल रहा है, बच्चा कहाँ पे खेल रहा है? मिट्टी में, एनवायरमेंट में खेल रहा है, एनवायरमेंट से उसको पैथोजन लगे, हमें पता नहीं कि कौन सा पैथोजन लगा, मगर लगा, पैथोजन लगा। उस बच्चे की उम्र कितनी थी पता है? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। उस उम्र में ये एनवायरमेंट में खेल रहा था, मिट्टी में कल्टियां कलाबाजियां मार रहा था, ये वो, ठीक है। तो खेलते खेलते इसको पैथोजन लग गया। पैथोजन लगने के बाद उसने उस पैथोजन के खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट की, और इम्यूनिटी जनरेट करके पैथोजन को मार दिया। अब बताएं, बच्चे ने खुद इम्यूनिटी क्रिएट की, हाँ, तो एक्टिव हो गई ना। क्या आपने इस बच्चे के इम्यूनिटी बनाने के लिए स्टिमुलेट किया, या खुद वो नेचुरली इन्वायरमेंट से स्टिमुलेट हुआ? खुद नेचुरली, जानबूझ के आपने कोई वैक्सीन वगैरह नहीं की, नेचुरली हुआ, तो नेचुरल एक्टिव हो गई। ये क्या हो गई? नेचुरल एक्टिव हो गई। अब ये नेचुरल पैसिव भी होती है, सॉरी आर्टिफिशियल। क्या मैं कह रहा हूं, एक मिनट, ये क्या हो गई? ये हो गई नेचुरल एक्टिव, अब होगी आर्टिफिशियल एक्टिव। अब आर्टिफिशियल एक्टिव कैसे होगी? सुने ना, बात को सुने। अच्छा, मुझे पानी किसी ने नहीं दिया, एक मिनट। हाँ, मैं बात कर रहा था, कृष्णा सुने, मैं ये बात कर रहा था कि
हाँ सुने, वीक पैथोजन से इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करना आर्टिफिशियल एक्टिव, बिल्कुल सुनो। मैं कह रहा था कि एक बच्चा है जो अभी पैदा हुआ घर में, घर वालों ने कहा कि भाई गवर्नमेंट कहती है पहला जो मंडे आए उससे बच्चे को हॉस्पिटल लेके आए, या हमारी टीम आपके घर आएगी और क्या करेगी, उस बच्चे को 2-3 ड्रॉप पिलाएगी, एक इंजेक्शन लगाएगी, वैक्सीन लगाएगी, ये ओरल वैक्सीन, ये इंट्रामस्कुलर वैक्सीन, वैक्सीन लगेगी। हमने पूछा डॉक्टर से, भाई क्यों हम छोटे बच्चे को वैक्सीन लगवाएं? डॉक्टर ने कहा, हमें गवर्नमेंट ने समझाया कि भाई छोटे बच्चों को एक बीमारी लगती है, एक नहीं 10 ऐसी बीमारियां लगती हैं जो कि ऐसी हैं बड़ी खतरनाक है। दरवाजा बंद करिए इंजान। जैसे पोलियो ऐसी एक बीमारी है जो अगर लग जाए तो उसका इलाज कोई नहीं। तो अगर पोलियो लगने से पहले पोलियो का इलाज बॉडी में बना लें, इतनी इम्यूनिटी बना लें तो अच्छी बात है ना। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके ग्रोथ करने का रेट इतना तेज होता है कि हमारे पास इम्यूनिटी होती भी है मगर उस स्पीड की नहीं होती। जैसे कैंसर, या कैंसर के खिलाफ इम्यूनिटी नहीं है। हमारे सेल हैं नेचुरल किलर। कौन से नेचुरल किलर? वो क्या करते हैं, जो भी बॉडी में एबनॉर्मल सेल हो ना, कैंसर एबनॉर्मल सेल है, उनको मारते हैं। तो कैंसर की ग्रोथ की इतनी स्पीड है कि हमारी बॉडी का इम्यूनिटी नहीं पहुंच पाती। समझ आ रही है ना बात? तो डॉक्टर ने कहा भाई आपके बच्चे को पोलियो अगर हो जाए तो इलाज ही नहीं है। उससे पहले हम क्या करेंगे, वैक्सीन देंगे आपके बच्चे को, पोलियो की इम्यूनिटी क्रिएट होगी। अच्छा, तो हमने पूछा डॉक्टर से कि भाई ऐसा क्या है इस ड्रॉप में और इंजेक्शन में, यानी वैक्सीन में, और वैक्सीन में, कि बच्चे के अंदर इम्यूनिटी 8-10 बीमारियों के खिलाफ जनरेट हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा ये पोलियो वायरस ही आपके बच्चे को पिलाते हैं। ये कहा क्यों भाई, पागल हो क्या, मारोगे क्या हमारे बच्चे को? डॉक्टर ने कहा पागल सुनो तो सही ना, पागल तो तुम हो, सुनो तो सही ना मुझे। डॉक्टर ने कहा हम इंजेक्शन के अंदर, वैक्सीन के अंदर इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पोलियो वायरस डालते हैं। सपोज करें पोलियो वायरस से, अगर पोलियो वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो तोड़ देते हैं, कुछ अटैचमेंट वाली, इंटीग्रेशन वाली प्रोटीन तोड़ देते हैं, ये जो पोलियो वायरस है ये पोलियो नहीं कर पाएगी, ये इनएक्टिव है। या कोई बड़ी बीमारी है, उसका कोई भी पैथोजन होगा, बैक्टीरिया होगा, उसको हम इनएक्टिव करके फिर इंजेक्ट करते हैं। इट मीन्स हम पैथोजन का फोटो डालते हैं। अभी बताएं आपके बच्चे को ये पैथोजन का फोटो कुछ करेगा? हमने कहा यार नहीं करेगा। देन डॉक्टर ने कहा आपकी बॉडी के जो WBC हैं, कौन जो WBC हैं, डॉक्टर ने कहा उनके पास एक अलग रिसेप्टर होता है, R मैंने लिखा है, इसका नाम है रिसेप्टर। तो डॉक्टर ने कहा ये पैथोजन है ना, इस पैथोजन पर ये लगी हुई है एंटीजन। तो एंटीजन को ये रिसेप्टर पढ़ लेता है और पढ़ के लिख के, ये कौन सा पैथोजन है? इनएक्टिव पैथोजन है, इनएक्टिव पैथोजन है। ये इस मरे हुए को ये WBC मार देता है, तो इम्यूनिटी बन गई। अब अगर 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद सच वाला पैथोजन ये आ जाए और इसके पास जेनेटिक मटेरियल भले हो, तो मुझे बताएं, हमारे पास इम्यूनिटी पहले से बनी हुई है ना, तो अब इसको मारने में देर नहीं होगी। तो समझ आया? अच्छा, जो हम बॉडी को स्टिम्युलेट करवा के, क्या करवा के, स्टिम्युलेट करवा के
इम्यूनिटी बनवाते हैं बॉडी से, बॉडी को इंड्यूस करके, स्टिम्युलस देके, हमारी इन्वॉल्वमेंट देकर, उसे कहते हैं एक्टिव। मगर कौन सी? आर्टिफिशियल। तो बताएं, आर्टिफिशियल एक्टिव और आर्टिफिशियल पैसिव में कहां पे इम्यूनिटी यूज करने वाला खुद इम्यूनिटी जनरेट कर रहा है अपनी? बताएं जल्दी। खुद मतलब एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव में। और आर्टिफिशियल पैसिव में अच्छा, आर्टिफिशियल एक्टिव और नेचुरल एक्टिव में फर्क क्या है? कहां पे हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है? नेचुरल में। अच्छा, फर्क क्या है? नेचुरल पैसिव में इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव तो है ना ये मदर टू बेबी। नेचुरल पैसिव में तो लिखा है मैंने। चलो चलो जी, मदर का जो कोलेस्ट्रॉल है, मिल्क है, वो बेबी को जाना, नेचुरल पैसिव। तो भाई ये हो गया इंट्रोडक्शन तो आपकी इम्यूनिटी। अब पता है आपको कि एक बॉडी है हमारी, ये हमारा मुंह है, सुने भाई? सुने, गौर से सुने, मुझे बताएं कि ये आंखें हैं इसकी, ठीक है ना? चलो सुनो, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है। अब मुझे बताएं, ये जो स्किन है, ये जो स्किन है, किधर से भी ले लो, उधर से, उधर से, उधर से, मुझे बताएं पैथोजन को अंदर जाने देगी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में दो तरह के बैरियर्स हैं जो पैथोजन को अंदर नहीं जाने देते, एक फिजिकल, एक केमिकल। मुझे बताएं स्किन किस कहां पे लिखें, फिजिकल बैरियर है या केमिकल है? अच्छा, स्किन के अंदर जो फ्लूइड प्रोड्यूस होता है वो कहां पे लिखें? स्किन के ऊपर जो वैक्स प्रोड्यूस होता है वो तो केमिकल है ना। तो स्किन एज अ होल एक फिजिकल बैरियर है, मगर स्किन पे जो फ्लूइड है और जो वैक्स है वो केमिकल बैरियर है। पहले केमिकल बैरियर को पढ़ते हैं, फ्लूइड को। तो फ्लूइड कैसे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को? अच्छा, आप कह रहे हैं नोज में हेयर, क्या मुझे बताएं सिलिया आपके अंदर क्या है? ट्रेकिया के ऊपर जो लगे हुए हैं, नजल केविटी में जो लगे हुए हैं सिलिया, फिजिकल बैरियर है या केमिकल? तो म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा। और म्यूकस क्या है? म्यूकस फ्लूइड है, म्यूकोसा मेम्ब्रेन है। तो मेम्ब्रेन अंदर नहीं जाने देती पैथोजन को। चलो, उसके बाद मुझे बताएं टीयर्स क्या है? फिजिकल है, केमिकल बैरियर है? टीयर्स के अंदर कौन सा एंजाइम होता है? लाइसोजाइम। सलीवा, सलीवा क्या है? सलीवा कौन सा एंजाइम होता है सलीवा के अंदर? लाइसोजाइम। और 6.8 जो पीएच होती है, क्या एंटीसेप्टिक नेचर होती है उसकी? 6.8 पीएच सलीवा की एंटीसेप्टिक नेचर होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट काइंड ऑफ सॉल्ट्स? चलो, वेरी गुड हो गया। चलो, अब स्किन, अच्छा फ्लूइड पर थे हम,
सलीवा पर थे हम कि कैसे केमिकल बैरियर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लिखूंगा मैं। मुझे बताएं, सलीवा जैसे आप खाते हैं, अगर पकाया हुआ खाना है तो मोस्ट प्रोबेबली कंटामिनेटेड नहीं होगा। अगर अनकुक्ड है तो कंटामिनेटेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि कुक करने में हीट से पैथोजन छूट जाता है। तो जैसा भी है कंटामिनेटेड है, मतलब फूड के अंदर पैथोजन है, तो मुंह के अंदर कौन सा एंजाइम उन पैथोजन की प्रोटीन को, सेल्स को, मेम्ब्रेन को तोड़ेगा? लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम इम्यूनिटी है। और स्वीट, पता है स्वीट कैसे इम्यूनिटी देता है? स्वीट आपको आपके स्किन को एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। कौन सा? एसिडिक एनवायरनमेंट देता है। और पता है मेजॉरिटी ऑफ द पैथोजन जो है वो एसिड लविंग नहीं होते। पैथोजन पैथोजन एसिड लविंग नहीं होते। वेरी रेयर पैथोजन जो होते हैं वो एसिड पे रहते हैं। वेरी रेयर पैथोजन जो है वो एसिड पे रहते हैं। 90% तो पैथोजन एसिड पर रहते ही नहीं है। अभी बताएं, स्किन ने जो स्वीट प्रोड्यूस किया, स्वीट के अंदर यूरिया वगैरह, साल्ट एंड सोडियम क्लोराइड, उनकी वजह से स्वीट की पीएच जो है वो लो है, एसिडिक है। एसिडिक की वजह से ज्यादातर पैथोजन रहेंगे ही नहीं। इट मीन स्किन ने क्या कर दिया एनवायरमेंट पैथोजन के लिए, फेवरेबल या अनफेवरेबल? तो 90% तो रहेंगे ही नहीं, अनफेवरेबल एनवायरमेंट है उनके लिए। अगर कुछ पैथोजन रहते हैं स्किन पर, तो उनके लिए पता है स्किन ने क्या किया है जुगाड़ कि वो ना रह सकें। स्किन ने कुछ संबायोटिक बैक्टीरिया को रहने के लिए जगह दी है। कौन से बैक्टीरिया को? संबायोटिक बैक्टीरिया, जिनको हम नॉर्मल फ्लोरा कहते हैं, नॉर्मल टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं, हार्मलेस टाइप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। अब ये जो नॉर्मल सिम्बायोटिक हार्मलेस बैक्टीरिया होते हैं, स्वीट पर रहते हैं, हमारे अपने दोस्त होते हैं, मुझे बताएं ये ज्यादा सरवाइव करेंगे या ये पैथोजन ज्यादा सरवाइव करेंगे? भाई ये अपने राहे हुए हैं, इनको एनवायरमेंट दिया गया है, फैसिलिटेट किया गया है। ये इनका नंबर जो है वो, इनका जो नंबर है वो बहुत ज्यादा हो गया है। अब अगर पैथोजन आएंगे तो जाहिर ये एक पैथोजन आएगा, 10 मैक्सिमम आएंगे। तो जब फूड की इनको नीड होगी पैथोजन को, तो फूड भी नहीं मिलेगा, रहने की जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इतने होंगे, ये खा लेंगे सारा कुछ स्किन से। तो ये कैसे आपके स्किन को बीमारियां मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं कर पाते अगर ये ना होते, क्योंकि ये कंपटीशन में जीत जाते हैं किससे? पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। स्किन ने इन दोनों के बीच क्या कर दिया है? कंपटीशन लगा दिया है। बात समझ आ रही है मेरी? चलो, उसके अलावा वैक्स जो प्रेजेंट है, वैक्स, अब मुझे बताएं क्या वैक्स पैथोजन को स्टक नहीं कर देगी? जो भी पैथोजन आया है, स्पेशली जो एक्सपोज एरिया है हमारे स्किन के, मुंह से हाथों पे वैक्स बनती है, खासकर गर्मी में, सर्दी में नहीं बनती। क्यों सर्दी में वैक्स नहीं बनती? इसकी वजह कोई बताएगा? कोई वजह बताएगा सर्दियों में वैक्स और फीट नहीं बनता? मुस्कान चावला सनी, मुस्कान को मैं रिपीट करके बताऊं, अगर हमारे बॉडी पर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया रह रहे हैं, सारी स्किन पर प्रोलिफरेट कर गए हैं और उनका नंबर ज्यादा है, अगर आप पैथोजेनिक एनवायरनमेंट में गई हैं कल या परसों, तो ये हमारे बॉडी पर चिपक गए, एक चिपक गया, 2 या 3 या 10 या 20, तो इनके मुकाबले में रह सकेंगे ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के मुकाबले में? ये क्यों? क्योंकि ये इतने ग्रो कर गए होंगे, जितना स्किन पे स्वीट बन रहा है, वैक्स बन रहा है, ये इनका खाना है, खाना एक्स्ट्रा नहीं है ना, एनवायरमेंट बैलेंस होता है ना।
चलो ये रिपीट हो गया। अच्छा, वैक्स वाला किस्सा मैंने नहीं बताया कि हमारी स्किन पे वैक्स जो है सर्दियों में नहीं बनती। सुने सुने, रिपीट कर रहा हूं, हमारी स्किन पर हीट फॉर क्लोज, हमारी ये वजह नहीं है, हीट फॉर क्लोज वजह नहीं है। वजह ये है कि सर्दियों में ब्लड के पास दो प्रॉपर्टीज हैं। एक हीट को लॉस करने की प्रॉपर्टी है, दूसरी ठंड को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताएं, अगर सर्दियों में ब्लड आपकी स्किन की ओर आए, ऊपर ऊपर ब्लड वेसल आए, तो ठंड को एब्जॉर्ब करेंगी कि नहीं करेंगी? ब्लड करेगी ना। तो क्या सर्दी में आपके अंदर ठंड चाहिए या हीट चाहिए? आपको हीट चाहिए। तो हीट कैसे जनरेट होगी? इसीलिए ब्लड को स्किन की ओर नहीं आने दिया जाता। स्किन के लेयर होते हैं 3। स्किन के कितने लेयर होते हैं? स्किन के कितने लेयर होते हैं? 3। एक को कहते हैं एपिडर्मिस, दूसरे को कहते हैं मोटा मोटा डर्मिस, तीसरे को कहते हैं छोटा मोटा पतला हाइपोडर्मिस। मतलब इसकी साइज वेरी करती है, ये मोटा होता है, ये पतली लेयर होती है। 3 लेयर होती हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है उसकी एक जो लेयर है, एक लेयर ऊपर वाली, ये डेड होती है। बाकी इस एपिडर्मिस के अंदर 4 और भी लेयर होती हैं जो कि पतली होती हैं। तो बताएं एपिडर्मिस टोटल कितनी लेयर्स का बना हुआ है? 5 का। और 5 में से डेड कितनी है? डेड कितनी है? 1। इस डेड के अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर केराटिन भरी हुई है। केराटिन ऐसी, मैं रिपीट कर रहा हूं, केराटिन ऐसी प्रोटीन है जिनको कोई भी पैरासाइट कैटालाइज नहीं करता। तो बताएं, अगर आपने केराटिनाइज लेयर बना ली, डेड सेल्स की केराटिन भर दी, पैथोजन आपके स्किन पर आके बैठेगा भी सही, तो बताएं इसको लिविंग सेल नजर आएंगे? इसको क्या लगेगा कि ये बॉडी लिविंग है या डेड है? डेड है, क्योंकि ऊपर सेल डेड पड़े हैं। तो वो कहेगा नहीं भाई यहाँ पे कुछ नहीं है, ये मेरा खाना नहीं है। हाँ, अगर आपकी स्किन कटी हुई है, एपिडर्मिस की डेड लेयर नहीं है या एपिडर्मिस के 5 लेयर नहीं है, तो पैथोजन उस कटे हुए पार्ट से अपनी एंट्री मारेगा। अगर पार्ट कटा हुआ है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सही है या नहीं है? नहीं है। समझ आ रही है ना? अगर स्किन सही है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सही है। चलो, दूसरी जो लेयर है वो डर्मिस है। ये बड़ी मोटी लेयर होती है, एक ही बड़ी मोटी लेयर होती है स्किन की। उसके अंदर स्वीट के ग्लैंड, स्वीट के पोर, वैक्स के ग्लैंड, वैक्स के पोर, ब्लड के वेसल, न्यूरॉन, रिसेप्टर्स, सब कुछ इसके अंदर होता है। मेनली ब्लड सप्लाई इसको होती है, ब्लड सप्लाई इसको होती है, ब्लड सप्लाई इसको होती है, एपिडर्मिस को नहीं होती। अब ये ना कहना कि हाइपोडर्मिस को है या नहीं, ये तो नीचे है, इसको तो होगी अंदर है। ये हाइपोडर्मिस से गुजरेगी तो डर्मिस में ब्लड वेसल जाएगी ना, ऐसे कैसे? जम थोड़ी मारेगी। तो भाई अगर मैं पूछूं आपसे स्वीट ग्लैंड क्या है और स्वीट पोर क्या है, तो आप कहेंगे स्वीट ग्लैंड स्किन पर अंदर हाइपोडर्मिस में एक ग्लैंड है, और जो स्वीट पोर है उससे नाली निकलती है, इस नाली को स्वीट डक्ट कहते हैं। और ये ऊपर जो ओपनिंग होती है जहाँ पे स्वीट आके ड्रेन करता है पोर से, इसको स्वीट पोर कहते हैं। ऐसे वेक्स ग्लैंड होता है, वेक्स ग्लैंड से वेक्स की डक्ट होती है और वेक्स का पोर होता है जो वेक्स पूरे बॉडी के ऊपर अटैच होती है। चलो जी, सिबाशियस ग्लैंड एंड वेक्स ग्लैंड को कहते हैं, सीबम ग्लैंड या सिबाशियस, एक ही बात है। सुने भाई,
स्वीट ग्लैंड डर्मिस में है, एपिडर्मिस में नहीं है। चलो, एपिडर्मिस में डक्ट तो स्वीट ग्लैंड की स्वीट ग्लैंड है, ये डक्ट इसकी जा रही है, यहाँ पे खुलेगा तो यहाँ पे स्वीट रिलीज होगा। एपिडर्मिस की 5 लेयर्स हैं, पांचों के नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऊपर वाली डेट है, इतना याद कर लें काफी है। एपिडर्मिस 5 मल्टी लेयर्ड लेयर है, पतली सी। अवेस्क्यूलर है या वस्कुलर है? पांच में से एक डेड है, वो भी बाहर वाली है, वेस्क्यूलर है। चलो मेरी बात को सुने जल्दी से, मुझे टाइम देखना था मगर मैंने देखा नहीं, 51 हुए हैं। चलो भाई, तो सुने भाई, सुने सुने सुने, हाँ भी मुझे बताएं, आपका जो जीआईटी ट्रैक है ये वाला, ये जो फेरेंक्स है, यहाँ से जो एसोफेगस है, एसोफेगस ये जो इंटर होता है जाके इनटू द स्टमक, मुझे बताएं कि जो मैंने लंग्स बनाए गलत बन गए हैं मगर मान लें सही है, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो मुझे ये बताएं, अगर पैथोजन मुंह से अंदर चला गया है, ये फर्स्ट लाइन को क्रॉस करके गया है या नहीं? अगर फेरेंक्स में पहुंचा है तो बताएं फर्स्ट को क्रॉस करके गया है कि नहीं? ट्रेकिया में पहुंचा है, फर्स्ट को क्रॉस करके गया है कि नहीं? एसोफेगस में पहुंचा है, फर्स्ट को क्रॉस करके गया है कि नहीं? नहीं 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 नहीं। स्टमक में पहुंचा है? नहीं भाई, ये ऐसे मुंह से आएगा, नीचे से जा भी सकता है ना अनडाइजेस्टेड फूड के साथ। जब तक पैथोजन आपके सेल्स के साथ कांटेक्ट में ना आए, मेम्ब्रेन्स को ना तोड़े, आप कहेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्रॉस नहीं हुआ। इट मीन्स बाहर की स्किन भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और मुंह की, एसोफेगस की, फेरेंक्स की, ट्रेकिया की, ब्रोंकस की, स्टमक की जो म्यूकोसा है, ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आती है। कहाँ पे म्यूकोसा क्रिएटेड होती है, कहाँ पे खाली म्यूकोसा होती है। तो सिलिया कहाँ पे है, आपको पढ़े हुए हैं, नजल कैविटी के अंदर है, और ट्रेकिया के सिलिया लगे हुए हैं, और भी जगहों पर हैं। जीआईटी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आ गया। अच्छा मुझे बताएं, HCl कहाँ पे आएगी? फर्स्ट लाइन में होगा या सेकंड में होगा? फिजिकल बैरियर है या केमिकल बैरियर है? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का केमिकल बैरियर है, और ये पैथोजन को किल कर देगा। कुछ स्पोर्स के अलावा मेजॉरिटी ऑफ द पैथोजन को HCl जला के राख कर देता है। कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं, जैसे हम सीड खाते हैं, कभी कभी कोई सीड नहीं होता डाइजेस्ट, ऐसे ही जो स्पोर हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है ना, ऐसे ही जो स्पोर होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, कुछ कुछ, ठीक है ना। चलो भाई, ये भी क्लियर हो गया। अभी मुझे बताएं, जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा पेशाब की जो नाली है, वजाइना, इनका भी कॉन्सेप्ट सेम है स्किन की तरह, एसिडिक। तो इनका एसिडिक होने का फायदा क्या है कि नॉर्मल पैथोजन रहते नहीं है, मेजॉरिटी जो रहना चाहते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटर रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भी गुड बैक्टीरिया रहते हैं, गुड बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे यूरेथ्रा और फीमेल के अंदर वजाइना, फीमेल के अंदर यूरेथ्रा वजाइना दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं पैथोजन से, पैथोजेनिक बैक्टीरिया से। ठीक हो गया, ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई। और इसके बाद है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इम्यूनिटी के अलावा स्किन के कौन से काम है? क्या स्किन थर्मो रेगुलेशन में काम करती है? टेम्परेचर को बैलेंस करने में, हाँ, हीट प्रोड्यूस करना, ये टेम्परेचर बैलेंस है ना। क्या प्रोटेक्शन का, प्रोटेक्शन ही तो इम्यूनिटी है। अच्छा, स्किन का मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन करना या थर्मो रेगुलेशन करना या सिक्रेशन करना?
या ऑस्मो रेगुलेशन करना। क्या काम है? मेन काम इम्यूनिटी में है, फर्स्ट लाइन में प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो प्राइमरी काम ऑफ द स्किन इज टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द एंट्री ऑफ पैथोजन। ये आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो गई इम्यूनिटी की। कल हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, और यहाँ से पढ़ेंगे कि भाई जैसे पैथोजन ने यहाँ से अंदर एंट्री मारी, या इधर से एंट्री मारी, या इधर से सेल्स में गया, या इधर से स्किन कट गई, कट होने के बाद इधर से हुआ, इधर से अंदर गया, इधर से अंदर गया, इधर से किधर भी गया, सेल्स को जब पैथोजन छोड़ेगा तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगी। और तो और पढ़ेंगे, खाली कट लग जाए तो भी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। भाई हेयर फॉलिकल क्या है? आपके जो हेयर हैं, हेयर कहाँ पे प्रेजेंट हैं? एक तो माथे के अंदर है, दूसरे स्किन के ऊपर है, सारी बॉडी में, तीसरे नोज के अंदर है। नोज के अंदर जो हेयर है, नोज वाले, उनका भी प्रोटेक्शन में काम है, फिल्ट्रेशन करते हैं, हमने पढ़ाया था इम्यूनिटी में। और उसके अलावा जो हेयर आपके बॉडी के हेयर हैं सारी, उनका भी इम्यूनिटी में रोल है। और इनका रोल कैसे है कि हेयर, अगर हमारे इंसान के अंदर इतने बड़े हेयर नहीं है बॉडी पर, जिन एनिमल्स के ज्यादा हेयर हैं, तो हेयर का काम क्या है कि बॉडी से पैथोजन को दूर रखना, बॉडी से पैथोजन को दूर रखना, एक तो ये काम है। और हाँ, हेयर जो है रेजिस्ट करते हैं पैथोजन को, दूर रखते हैं एनवायरनमेंट को, पैथोजन को। आंखों के जो आपके हेयर हैं, आईज के, इनका क्या काम है? आंखों वाले जो हेयर्स लगे हुए हैं, इनका क्या काम है पता है? ये आपकी आंखें जो चमकती हैं, ये जो ब्लिंकिंग करती है आपकी आई, पता है ब्लिंकिंग का बड़ा फायदा होता है। ब्लिंकिंग का ये फायदा होता है, जैसे कोई पैथोजन आता है सामने, आंख के सामने जैसे आता है, हमारी आंख तो नहीं देख पाती, इतना छोटा होता है कि 1 mm के नीचे हमारी आंख नहीं देख सकती, मगर ये हेयर जो हैं, इन पर रिसेप्टर लगे होते हैं, ये धूल को, मिट्टी को, पैथोजन को, केमिकल्स को सेंस कर जाते हैं और आंखों की ब्लिंकिंग करवाते हैं, ठीक है, डस्ट से बचाते हैं। तो ये हेयर का रोल है इम्यूनिटी में। हाँ, तो कल से आपके एग्जाम है, कल 28 मई का दिन है, और पाकिस्तान में स्पेशली सिंध में कल से ठंड पड़ रही है, और ठंड में आपके पेपर होंगे। आज का जो टेम्परेचर है वो माशाल्लाह 51 सेंटीग्रेड है, और कल अचानक ठंड पड़ जाएगी और आपके एग्जाम होंगे। तो ये गवर्नमेंट के कहने पे न लगना, ठीक है, ठंडी बोतल लेके जाना, पानी की जूस वगैरह लेकर जाना, और स्लिप लेकर जाना, और अच्छे से कॉपी करना, ठीक है, अच्छे वाली ताकत वाली कॉपी करना, जैकेट नहीं पहनना, ठीक है, और नहीं ठंड नहीं लगेगी, मजाक कर रहा हूँ। बस इम्तिहान को अच्छे से करना, राइटिंग साफ लिखना, पैसों पे जो मार्क्स लेते हैं उनको भी कह रहा हूँ राइटिंग अच्छी लिखना। ऐसा न करना कि हम पैसे भरेंगे, हमें मार्क्स मिलेंगे और हम क्यों लिखें। जितने पेपर अच्छे करेंगे उतने मार्क्स अच्छे मिलेंगे, चाहे पैसे भरें या ना भरें। जो पैसा भी भरेगा मार्क्स लेगा, और जो पेपर भी अच्छा करेगा उसके मार्क्स बाकी लोगों से अच्छे होंगे, ठीक है। बॉटनी एंड जूलॉजी चैप्टर से बुझाए चले। मैं क्या बताऊं बॉटनी और जूलॉजी चैप्टर, अभी यहाँ पे याद करने हैं क्या एग्जाम? फर्स्ट ईयर के अंदर सेल जो है दोनों में आ सकता है, बायोमॉलिक्यूल और एंजाइम जूलॉजी में आता है बायोमॉलिक्यूल, खास करके बॉटनी को दे दिया जाता है। और जो चैप्टर है इसके बाद बायो एनर्जेटिक्स बॉटनी को दिया जाता है, और वायरस जो है जूलॉजी को, बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटी बॉटनी को, और उसके अलावा प्रोटिस्टा जो है वो जूलॉजी को, फंजाई जो है वो बॉटनी को, प्रोटिस्टा में से प्रोटोजुआ सिर्फ जूलॉजी में, बाकी बॉटनी में, ठीक है। और उसके अलावा प्लांट किंगडम बॉटनी में, उसके अलावा
सर्कुलेशन, डाइजेशन, इम्यूनिटी, रेस्पिरेशन, ये सारा जोलॉजी में आ जाएगा। पेपर नए बुक से आएंगे, ओल्ड से कैसे आएंगे? क्यों ओल्ड से? खैर तो है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।